पिछले एपिसोड्स में हमें बहुत सारे ईस्टर एग और हिडन डिटेल्स मिले थे, तो वैसे ही इस एपिसोड्स में भी बहुत सारे ईस्टर एग और हिडन डिटेल्स मिलते हैं। तो चलिए एक एक कर सब पे बात करते हैं। तो स्पॉइलर अलर्ट तो बनता है। तो मूवी इनसाइडर से मैं हूँ मोहित और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने की तथा चैनल को सब्सक्राइब करने की, और हाँ, घंटा जरूर बजा देना। वैसे तो हम सब प्रीवियसली रिकैप को या तो फॉरवर्ड कर देते हैं या उस पर फोकस ही नहीं करते हैं, बट मार्वल वालों ने यहाँ भी अपना खेल दिखा दिया है। हमें पहली ही डिटेल्स प्रीवियस रिकैप से मिलती है। रिकैप में हम एक चेंज को देखते हैं जिसमें बहुत कम लोगों ने नोटिस किया होगा। तो जहां एपिसोड 4 के लास्ट में वांडा विजन को बताती है कि ग्रीनलैंड अपने घर पहुंच गई है, तो वहीं इस एपिसोड के रिकैप में वो सीन चेंज हुआ होता है जहां वांडा विजन को बताती है कि वह यहाँ बिलोंग ही नहीं करती। तो यह एडिटेड वर्जन शॉर्ट के लिए होता है, जैसा हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि कोई वांडा को सेंसर कर ब्रॉडकास्ट कर रहा है। अब बात करें अगली डिटेल्स की। जहाँ एपिसोड 1 to 3 50, 60, 70 पर बेस्ड था, तो वहीं यह एपिसोड 80s पर बेस्ड है, जो कि कॉस्ट्यूम और सेट के इंटीरियर से लगता है। साथ ही पिछले एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी वांडा विजन का हाउस चेंज हो गया है, लेकिन हाउस नंबर सेम है। साथ ही यह एपिसोड 80s के फैमिली टाइज, फुल हाउस, रिजोनेंट जैसे सिटकॉम शो से इंस्पायर लगती है, जहाँ रीजनल शो एक लेडी, उसके पति और उसके 2 बच्चों के बारे में होता है, जो कि फनी के साथ साथ इमोशनल भी होता है। ठीक वैसा ही कुछ इस एपिसोड में भी देखने को मिलता है। साथ ही एपिसोड का इंटीरियर 80s के सिटकॉम फैमिली टाइज से सिमिलर है, जिसे हम उनके लिविंग रूम और ग्लास से समझ सकते हैं। साथ ही फैमिली टाइज के ओपनिंग क्रेडिट में पोर्ट्रेट पेंटिंग होती है, और इस एपिसोड में सेम उसी तरह की वांडा विजन की पोर्ट्रेट पेंटिंग दिखती है। वांडा विजन के ट्विंस की भी सिमिलरिटी यहाँ दिखती है फैमिली टाइज के एंडी केटन के साथ। सीजन 4 में एंडी का जन्म होता है और पूरा सीजन बेबी के रूप में निकलता है, और सीजन 5 में बिना किसी एक्सप्लेनेशन के वो अचानक 5 वर्ष का हो जाता है, जैसा बिली और टॉमी हो जाते हैं। और चूंकि फैमिली टाइज NBC की हिट टीवी प्रोग्राम में से एक था, तो यहाँ NBC का भी रेफरेंस दिखता है, जहाँ फायरप्लेस स्क्रीन NBC पीकॉक के सेट की दिखती है। अगला डिटेल्स हमें एक बुक के बारे में मिलता है। तो जब विजन बिली को चार्ल्स डार्विन की द डिसेंट ऑफ मैन पढ़कर शांत कराने की कोशिश करता है, तो यह बुक एवोल्यूशन के बारे में है, और पूरा एपिसोड में बिली और टॉमी लगातार एवोल्यूट और ग्रो हो रहे हैं। और अगला डिटेल्स हमें एग्निस के बारे में मिलता है, जहाँ पिछले एपिसोड की तरह यहाँ भी हमें हिंट्स मिलता है कि एग्निस ही अगाथा हार्कनेस है, जहाँ इस एपिसोड में वो वांडा के बच्चों की नैन्सी की तरह बिहेव कर रही है और खुद को एंटी एग्निस बोलती है। कॉमिक्स में अगाथा हार्कनेस को अक्सर एंट अगाथा कहा जाता है। कॉमिक्स में अगाथा हार्कनेस वांडा की मेंटर होती है। अब यह गौर करने वाली बात है कि जब भी वांडा को हेल्प चाहिए होता है, एग्निस अचानक ही वहां आ जाती है, जैसे पहले एपिसोड में नेवर की तरह जब उसको किचन में हेल्प चाहिए होती है, या फिर सेकेंड एपिसोड में जब वांडा विजन को मैजिक के लिए एक पेट की जरूरत होती है, या फिर थर्ड एपिसोड में जब मोनिका की रियलिटी बतानी होती है, और अब इस एपिसोड में जब उन्हें एक बेबी सीटर की जरूरत होती है, तो वह अचानक ही आ जाती है, जैसे उसको पहले से ही पता हो। साथ ही जब पूरे वेस्ट व्यू के निवासी ब्रेन वाश्ड हुए लगते हैं, तो एक अकेली एग्निस ही होती है जिसका खुद पर कंट्रोल होता है। और यह इस एपिसोड में दिखता भी है जब एग्निस वांडा से यहाँ उसके बच्चों को संभालने जाती है। तो विजन एग्निस से बच्चे को संभालने के बारे में पूछता है, और तभी एग्निस अपनी कैरेक्टर के अपोजिट एक सीरियस कैरेक्टर की तरह वांडा से पूछती है, मतलब कि क्या हमें फिर से शुरू करना चाहिए। और आप गौर करोगे तो उस मोमेंट पर बच्चों की रोने की आवाज़ और बैकग्राउंड म्यूजिक भी बंद हो जाता है, जैसे किसी रियल शूटिंग में एक्टर अपनी लाइन भूल जाता है या कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो वो पूछता है कि क्या फिर से स्टार्ट करें। इसके साथ ही वो बच्चों को सडनली बढ़ने पर भी नहीं घबराती, और वो ही कुत्ते को मारा हुआ पाती है। और अगला डिटेल्स हमें एग्निस के बारे में मिलता है, जहाँ पिछले एपिसोड की तरह यहाँ भी हमें हिंट्स मिलता है कि एग्निस ही अगाथा हार्कनेस है, जहाँ इस एपिसोड में वो वांडा के बच्चों की नैन्सी की तरह बिहेव कर रही है और खुद को एंटी एग्निस बोलती है। कॉमिक्स में अगाथा हार्कनेस को अक्सर एंट अगाथा कहा जाता है। कॉमिक्स में अगाथा हार्कनेस वांडा की मेंटर होती है। अब यह गौर करने वाली बात है कि जब भी वांडा को हेल्प चाहिए होता है, एग्निस अचानक ही वहां आ जाती है, जैसे पहले एपिसोड में नेवर की तरह जब उसको किचन में हेल्प चाहिए होती है, या फिर सेकेंड एपिसोड में जब वांडा विजन को मैजिक के लिए एक पेट की जरूरत होती है, या फिर थर्ड एपिसोड में जब मोनिका की रियलिटी बतानी होती है, और अब इस एपिसोड में जब उन्हें एक बेबी सीटर की ज़रूरत होती है, तो वह अचानक ही आ जाती है, जैसे उसको पहले से ही पता हो।
साथ ही जब पूरे वेस्ट व्यू के निवासी ब्रेन वॉश्ड हुए लगते हैं तो एक अकेली एग्निस ही होती है जिसका खुद पर कंट्रोल होता है। और यह इस एपिसोड में दिखता भी है जब एग्निस वांडा से यहाँ उसके बच्चों को संभालने जाती है। तो विजन एग्निस से बच्चे को संभालने के बारे में पूछता है और तभी एग्निस अपनी कैरेक्टर के अपोजिट एक सीरियस कैरेक्टर की तरह वांडा से पूछती है, मतलब कि क्या हमें फिर से शुरू करना चाहिए। और आप गौर करोगे तो उस मोमेंट पर बच्चों की रोने की आवाज़ और बैकग्राउंड म्यूजिक भी बंद हो जाता है। जैसे किसी रियल शूटिंग में एक्टर अपनी लाइन भूल जाता है या कुछ गड़बड़ हो जाता है तो वो पूछता है कि क्या फिर से स्टार्ट करें। इसके साथ ही वो बच्चों को सडनली मरने पर भी नहीं घबराती और वो ही कुत्ते को मारा हुआ पाती है। एक बार फिर एग्निस ने अपने हस्बैंड का नाम लिया है जिसे अभी तक इस सीरीज में दिखाया नहीं गया है। और जैसा कि जिमी वेस्ट व्यू में एक मिसिंग पर्सन के केस के लिए गया था तो रैल्फ वो मिसिंग पर्सन हो सकता है। साथ ही एक थ्योरी यह भी चल रही है कि रैल्फ एक्चुअली में मेफिस्टो हो। और पिछले एपिसोड से यह पता चलता है कि एग्निस के रैबिट का नाम सेनोर स्क्रैची है और मेफिस्टो का उपनाम निक स्क्रैच है। और कॉमिक्स में अगाथा हार्कनेस के बेटे का नाम निकोलस स्क्रैच है। सो कनेक्शन आप समझ ही सकते हैं। साथ ही मेरा डाउट डॉर्टी पर भी है कि वो ही मेफिस्टो हो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है। साथ ही वांडा विजन के ओपनिंग क्रेडिट थीम सॉन्ग में टीनेजर वांडा दिखती है, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड पर ध्यान दोगे तो वह वार जोन जैसी होती है जो सिविल वार के कारण बंद है, जिससे पता चलता है कि वांडा का बचपन कितने डिस्टर्बिंग गुजरा है, स्पेशली उसके पेरेंट्स के जाने के बाद। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से कोई भी फोटो वांडा, उसकी फैमिली और उसके भाई पिएट्रो के कनेक्शन को नहीं दिखाती। इसी थीम सॉन्ग में अगर आप केक पर नोटिस करोगे तो वहाँ 1 to 5 कैंडल्स हैं, जो कि सिंपली ट्विंस के 1 to 5 ईयर हो जाने के कारण है। इसके साथ ही हमें एक और सुपर हीरो की हिंट्स मिलती है, जी हाँ, फोटोन की, जो कि मोनिका रेम्बो बनती है जब उसको पावर मिलती है तो। और पिछले एपिसोड में जैसा लोग अनुमान लगा रहे थे कि यह एपिसोड उसे कंफर्म ही करता है। पिछले एपिसोड में जब मोनिका वेस्ट व्यू से बाहर आकर गिरती है तो हम देखते हैं कि उसके साथ वांडा के मैजिक भी दिखता है। और इस एपिसोड में मोनिका को मेडिकल हब में देखते हैं जहां डॉक्टर फिर से चेक करने की बात करते हैं और ब्लड सैंपल लेने को बोल रहे हैं क्योंकि उसकी एक्सरे और ब्लड रिपोर्ट क्लियर नहीं आई होती है। साथ ही उसके कपड़े जो उसने वेस्ट व्यू में पहना होता है वो बुलेट प्रूफ होते हैं। तो यह फोटोन कैरेक्टर की ओरिजिन हो सकती है जैसा कि कॉमिक्स में भी हुआ होता है। आगे जब जिमी वांडा की हिस्ट्री डिस्प्ले करता है तब आप सुकोविया अटैक के न्यूज फुटेज पर 113 लिखा देखते हैं। 113 एवेंजर के इशू 113 का रेफरेंस हो सकता है, जिसके कवर पर वांडा विजन को फीचर किया गया था और वहां वांडा बोल रही होती है कि दुनिया को विजन के डेथ का बदला चुकाना पड़ेगा। कॉमिक्स में वांडा इसलिए भी ऑफसेट रहती है कि दुनिया वांडा को, जो कि एक म्यूटेंट है, और विजन को, जो कि एक सेंटिनेंट रोबोट है, प्यार करते हुए देखना पसंद नहीं करती। आगे हमें सॉर्ड के मॉनिटर पर एक न्यूज़पेपर द डेली न्यूज का फ्रंट पेज दिखता है, जो कि रेफरेंस है डेली बगल का। जी हाँ, वही न्यूज़पेपर जिसमें स्पाइडरमैन काम करता है। और साथ ही स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में हमें द डेली बग और उसके संपादक जे जोना जॉनसन को स्क्रीन पर देखते हैं, जहाँ स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी रिवील होती है। द डेली न्यूज़पेपर को सिविल वार में भी देखा जा चुका है।